गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी आरोह की पुस्तक का जो द्वितीय पाठ है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन के लेखक जैनेंद्र कुमार जी ने इस पाठ में हमें बताया है कि किस प्रकार बाजार की चकाचौंध हमें प्रभावित करती है, और उन्होंने अपने अलग अलग मित्रों के उदाहरण के माध्यम से बताया कि एक मित्र जो बाजार गए थे अनावश्यक चीज़ों को भी खरीद लाए, दूसरे मित्र जो बाजार गए थे वो वहाँ से खाली हाथ लौट आए, और किस प्रकार बाजार का आर्थिक चक्र चलता है, किस प्रकार के ग्राहक होते हैं, यह सब हमने जाना। उसके बाद हमारे मन की आवश्यकता और पैसे की परचेजिंग पावर के हिसाब से जो गतिविधियाँ चलती है उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। अब हम देखते हैं कि वो अगले उदाहरण में क्या कह रहे हैं। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं, यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी भी एक दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। मतलब एक चूरन वाले भगत जी थे, उनका नाम ही फेमस हो गया था चूरन वाले भगत जी, और उन्होंने टारगेट फिक्स कर रखा था कि 6 आने पैसे का प्रॉफिट होने के बाद मैं चूरन को ऐसे ही बांट दूंगा, इससे ज़्यादा का व्यापार वो नहीं करते थे। कहीं व्यवसाय का गुण पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते, क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वरना उसे थोक देते हैं। थोक मतलब होलसेल में, न व्यापारियों को बेचते हैं, पेश की ऑर्डर कोई नहीं लेते, पेश की यानी एडवांस भी नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वे भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भगत जी ने जो अपना ये लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, शायद इसके प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए लोग जल्दी से जल्दी उनका चूरन खरीद लेते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है, और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। यानी भगत जी के बारे में हमने जाना कि भगत जी किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, व्यवहार करते हैं। और तो और, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इस चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चला, तभी तो उन्होंने ना एडवांस लिया, ना होलसेल में दिया, ना उस चूरन का बड़ा बिजनेस किया, जबकि वो खुद और उनका चूरन बहुत प्रसिद्ध हो गया था। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि ना तो मैं चूरन बेचता हूँ, और ना इस पाठ को पढ़ने वाले जो पाठक हैं उनको, मतलब उनसे श्रेष्ठ बता रहा हूँ भगत जी को। भाई ऐसा भी नहीं है कि जो पढ़ने वाले हैं, जो पाठक गण हैं, मैं उनसे ज़्यादा बेस्ट बता रहा हूँ भगत जी को। ना ऐसा है कि मैं खुद उनसे कहीं मिलता जुलता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बड़ी बातें तो उसे क्या मालूम होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह भी तो हो सकता है कि चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने
एकदम नाचीज हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त हो। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। लेखक कह रहे हैं कि भगत जी अपनी जगह है, लेखक अपनी जगह है, पाठक अपनी जगह है, लेकिन इतना जरूर है कि भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल पाया। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। अडिग यानी अविचलित। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति भी कुछ चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही ना हो जाती होगी? इन पंक्तियों में जैनेन्द्र कुमार जी कह रहे हैं कि जो भगत जी हैं वो बहुत बड़ा बिजनेस इस चूरन का नहीं करते। अब जब कुछ पैसा आगे होकर कहता है कि तुम और चूरन बनाओ और बिकेगा, लोगों को होलसेल पे दो, इसकी बुकिंग लो, एडवांस लो और उस हिसाब से तुम इसका प्रोडक्शन बढ़ा दो, यानी पैसे की व्यंग्य शक्ति भी भगत जी के आगे निर्लज्ज होकर कुंठित होकर रह जाती है। पर भगत जी को उस पर दया भी नहीं आती। पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनिए। अब लेखक बता रहे हैं, पहले इन्होंने बताया भगत जी के बारे में कि भगत जी पर पैसों की व्यंग्य शक्ति नहीं चलती, लेकिन पैसे में कितनी व्यंग्य शक्ति होती है इसका वर्णन वो अपने इस गद्यांश में कर रहे हैं। पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनिए, वह दारुण है, यानी भयंकर है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास से ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। मोटर मतलब गाड़ी, कार, फोर व्हीलर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीर आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यानी ये पैसे की शक्ति तो है कि आप पैदल चल रहे हैं, पास से फोर व्हीलर निकली धुआं उड़ाती हुई, तो आपकी आंखों में जैसे किसी ने उंगली डालकर कहा हो कि देखो इसे मोटर कहते हैं और ये तुम्हारे पास नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए मत। ऐसा लगता है जैसे हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। इस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सबों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। देखो बच्चों, इन पंक्तियों में लेखक कह रहे हैं कि वो जो मोटर गई उसने आप पर एक व्यंग्य कर दिया। इतने से व्यंग्य में आप अपने सबों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति कृतज्ञ हो गए। कृतज्ञ जो उपकार को ना माने। कैसे कृतज्ञ हो गए? आप इन सब चीजों को देखकर सोचते हैं कि अरे यही घर रह गया था, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, क्यों ना मैं धनवानों के यहाँ पैदा हुआ। तो इस प्रकार ये वर्णित कर रहे हैं कि किस प्रकार पैसे की व्यंग्य शक्ति हम पर चलती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मतलब धनहीन, अर्थहीन मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती है? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। लेकिन पैसे की ये जो व्यंग्य शक्ति है ये भगत जी के आगे पानी पानी यानी शर्मिंदा होकर रह जाती है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल का नाम जो दो, पर वह
कौन सी चीज है जो पैसे की व्यंग्य शक्ति को भ्रष्ट कर सकती है, नष्ट कर सकती है? वह कुछ अपर जाति का तत्व है। अगर ऐसी कोई ताकत होगी, ऐसी कोई ताकत यदि होगी जो पैसे की व्यंग्य शक्ति को नष्ट कर सके, दूर कर सके, तो वह जरूर इस धरती की नहीं होगी, वो तो अपर जाति यानी दूसरी ही तल की कोई वस्तु होगी। अपर जाति यानी दूसरी ही किसी जाति की होगी। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, शायद इसे लोग स्पिरिचुअल नाम देते हैं। स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक। आध्यात्मिक, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं इन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। लेकिन ये लेखक कह रहे हैं कि मैं इतना विद्वान नहीं हूँ जो शब्दों में अंतर कर सकूं। लेकिन जहाँ पर तृष्णा होती है, तृष्णा यानी इच्छा, बटोर रखने की स्पृहा होती है। बटोरना मतलब संग्रह करना, स्पृहा मतलब अभिलाषा, कामना। यह सब एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तृष्णा, चाह, इच्छा, कामना, अभिलाषा आदि। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। यदि कोई व्यक्ति चीजों को संग्रहित करके रखता है तो इससे उसकी कमजोरी, निर्बलता उजागर होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है मतलब कमजोरी है। वह मनुष्य पर धन और चेतन पर जड़ की विजय है। एक तरह से मनुष्य पर धन और चेतन पर जड़ की विजय, यानी जो व्यक्ति धन के आगे झुक रहा है, चीजों का संग्रह कर रहा है, एक तरह से वो धन के आगे कमजोर पड़ गया। धन निर्जीव वस्तु, मनुष्य चेतन वस्तु, तो ये तो चेतन पर अचेतन की विजय हुई। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। लेखक अब एक उदाहरण और देके बता रहे हैं कि एक बार बाजार में भगत जी दिख गए। उन्होंने मुझे देखकर अभिवादन किया, मैंने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। इससे एक बात पता चलती है कि उनकी आंखें बंद नहीं थी, ना वो किसी तरह से बाजार को कोस रहे थे। वो चौक में आए थे। चौक मतलब जो मेन मार्केट होता है, जो मेन बाजार होते हैं। कई बाजारों के हम इस प्रकार के नाम भी रख देते हैं, जैसे चांदनी चौक। तो यहाँ बाजार यानी चौक की बात हो रही है, मेन मार्केट की। राह में बहुत से लोग मिले, बहुत से बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया, सबको अभिवादन किया, यानी सबसे राम शाम करते हुए भगत जी आगे बढ़ रहे थे। इससे तनिक भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उनमें नहीं थी। लेकिन वो ऐसे भौचक्के भी नहीं हो रहे थे, वो अपने आराम से बाजार में चल रहे थे। व्यवहार में पैसोपेश नहीं था। पैसोपेश यानी असमंजस, और खोए से खड़े वह नहीं रह जाते थे। ना तो वो किसी असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे थे, ना वो एक जगह स्तंभित खड़े थे। आराम से बाजार में से गुजर रहे थे, सबको अभिवादन कर रहे थे और बाजार में आए थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। अप्रीति मतलब तिरस्कार। विद्रोह नहीं है,
प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। भगत जी के मन में कोई खालीपन नहीं है। देखता हूँ खुली आंख, तुष्ट मन, तुष्ट मतलब संतुष्ट और मग्न, वह चौक बाजार में से चले जाते हैं। संतुष्ट से दिखाई दे रहे हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, मतलब रास्ते में बड़ी बड़ी दुकानें भी पड़ी, हो सकता है वो किसी दुकान पर आए हो तो और दुकानें भी रास्ते में से निकली, लेकिन वो आराम से वहाँ से गुजर गए। फैंसी स्टोर पढ़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पे, पंसारी मतलब जनरल स्टोर, परचूनी दुकान, वहाँ 2-4 अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। हठपूर्वक यानी जानबूझकर उन्होंने किसी चीज से मुख मोड़ा हो, ऐसा नहीं है। पंसारी की दुकान से उन्हें काम था, वहां गए, अपनी चीजें ली और वापस लौट आए। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारी चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहां से जीरा मिलता है। जरूरत भर जीरा वहां से लिया, फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति मतलब निश्चित विश्वास के बल पर शेष चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव से ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारे का कल्याण ही चाहते हैं। यानी मेन मार्केट में से भगत जी गुजरे, सबको अभिवादन किया, उन्हें काम की चीज चाहिए थी कोने वाले पंसारी की दुकान से जीरा और काला नमक, वो वहां से उन्होंने लिया और वहां से लेने के बाद पूरे बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक थी जब तक कि वहां उनके जरूरत की चीज मिलती है। अपने निश्चित विश्वास से वो विश्वास करके गए थे मुझे ये लेना है, वो लेकर वो वापस आ गए। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जिन्हें ये नहीं पता कि उन्हें बाजार से क्या लेना है, वो बाजार को एक व्यंग्य की, विनाश की, परचेजिंग पावर की शक्ति देते हैं। बाजार का मुख्य दायित्व है आवश्यकता के समय काम आना, और ऐसा केवल भगत जी ने ही किया कि उनको जरूरी चीज जो बाजार से चाहिए थी वो ली और चलते बने। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब कपट बढ़ाते हैं। बाजार का बाजारूपन बढ़ना मतलब कपट का बढ़ना, यानी जो चीज नहीं चाहिए वो तुम्हारे अभी काम नहीं आ रही, लेकिन तुम में खरीदने की क्षमता है, इसीलिए तुम चीजों को खरीद रहे हो, तो बाजार में कपट बढ़ रहा है। कपट बढ़ रहा है मतलब लोग तृष्णा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, लोग उनको संग्रह कर रहे हैं, इससे धन जीत रहा है और मनुष्य हार रहा है। कपट की बढ़ती का मतलब है परस्पर सद्भाव की घटी। कपट बढ़ा, बाजार में कपट बढ़ा मतलब सद्भाव घटा। ऐसा इसलिए कि लोग अपनी चीजों को बेचने के लिए हर प्रकार का छल प्रपंच करने लगते हैं और इससे सद्भाव घटता है। क्योंकि आप लोग सोचोगे कि किस प्रकार कम से कम मूल्य में ये चीज खरीद ली जाए
और जो व्यापारी होगा वह सोचेगा कि किस प्रकार अधिकतम मूल्य में यह मेरी चीज बेच दी जाए। इस सद्भाव के हाँस पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय पड़ोसी फिर नहीं रह जाते। भाईचारा फिर कहाँ रह जाएगा? हर व्यक्ति एक दूसरे को टोपी पहनाने में लगा रहेगा तो भाईचारा फिर कहाँ रह जाएगा? और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे का लाभ दिखता है। सही बात है, एक की हानि है दूसरे का लाभ है। खरीदने वाला सोच रहा है मैं कम पैसों में खरीद लूं, बेचने वाला सोच रहा है मैं अधिकतम मूल्य में बेच दूं। और ये बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि शोषण होने लगता है, तब कपट सफल होता है। यदि आवश्यकता के समय बाजार काम नहीं आ रहा है तो बाजार में कपट बढ़ेगा, सद्भावना घटेगी और बाजार में फिर शोषण होने लगेगा। निष्कपट शिकार होता है। ऐसे में जो निष्कपट व्यक्ति है वो शिकार होता चला जाएगा। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है उसका जो शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, मतलब उल्टा है। जो व्यक्ति आवश्यकता के समय बाजार को काम नहीं ले रहे और बाजार का बाजारूपन बढ़ा रहे हैं, परचेजिंग पावर के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं, तो उनका अर्थशास्त्र जो है वो बिल्कुल उल्टा है। यह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। इसकी ये जो अंतिम पंक्तियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इनसे कई बार आशय पूछ लिया गया, इनसे कई बार प्रश्न पूछ लिया गया कि किस प्रकार ये मायावी शास्त्र है, किस प्रकार ये अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करके आपको ग्रुप में शेयर करने हैं जिससे आपकी अटेंडेंस हो सके। अब भी कुछ बच्चे, मैं बार बार कह रही हूँ, जो ग्रुप में अपना वर्क शेयर नहीं कर रहे हैं, बेटा अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। ये आप ही के फायदे के लिए है। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उन्हें स्वीकार करते हुए इन्हीं उपलब्ध संसाधनों में आपको पढ़ाई करनी है। समय आपका बीतता जा रहा है, आपकी परसेंटेज पर इफेक्ट पड़ेगा, आपको मेहनत करनी है। जो चीज़ समझ में नहीं आए आप उसे ग्रुप में शेयर कीजिए और पूछिए। उसके बाद अगले चैप्टर के लिए हम